सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे स्टील बीम्स पर। स्टील बीम, तो सबसे पहली बात यह है कि बीम कहते किसे हैं। किसी भी संरचना का वह क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पर कि अनुप्रस्थ भार कार्य करते हैं, उस मेंबर को हम बीम या धरन कहते हैं। अब चूंकि बीम का जो पदार्थ है वो स्टील का है, इसलिए इसको स्टील बीम कहेंगे, अथवा अन्य पदार्थ अगर आरसीसी है तो आरसीसी बीम। इस तरीके से जिस पदार्थ की बीम बनी हो उसको उससे नाम से पुकारते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो बीम है वो स्टील सेक्शन की है, और बीम के रूप में मुख्य रूप से आई सेक्शन या चैनल सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जो है जो दो सेक्शन दिखाए गए हैं, इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से धरन के रूप में करते हैं। अब धरन पर कौन कौन से लोड आते हैं, धरन पर कौन कौन से लोड आते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जितनी भी एनालिसिस किए हैं बीम्स की, तो उसमें दो प्रकार के लोड पढ़ाए गए हैं। पहला कंसंट्रेटेड लोड यानी संकेंद्रीय भार, जिसको कि हम पॉइंट लोड भी कहते हैं, और दूसरा कहलाता है यूडीएल लोड। यूडीएल मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम कहते हैं समान वितरित भार। तो ये जो हमारे भार धरन पर आते हैं, उन भारों के कारण धरन में किस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो इफेक्ट है उसमें पहला है बेंडिंग, दूसरा शेयर, तीसरा डिफ्लेक्शन, तीसरा बैब क्रिपलिंग, और पांचवा है बैब बकलिंग। यानी जब किसी भी धरन पर चाहे वो यूडीएल लोड काम करे चाहे पॉइंट लोड काम करे, तो उसके कारण धरन में बेंडिंग होती है। क्या होती है? धरन में बेंडिंग। इस बेंडिंग का विरोध करने के लिए धरन की काट में बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होते हैं। इस बेंडिंग का विरोध के स्वरूप धरन की काट में नमन प्रतिबल, जिसको कहते हैं नमन प्रतिबल, उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से भार के प्रभाव से धरन में शियर फोर्स काम करता है। जो शियर फोर्स, इसके विरोध स्वरूप शियर स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका महत्व है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो संरचनाएं हैं बीम पर आधारित होती हैं, तो बीम में यदि डिफ्लेक्शन होता है और उसकी एक निश्चित सीमा है, अगर निश्चित सीमा से ज्यादा अगर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो उसके ऊपर जो भी संरचनाएं हैं उन सब जो है विफल होने की कंडीशंस में आ जाएंगी। तो इसमें जो है हमारी जो आप लोगों ने पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ बेंडिंग, जो हमारी थ्योरी ऑफ बेंडिंग होती थी उसमें कुछ एजम्पशंस लिए जाते थे। उसमें कौन कौन से एजम्पशन थे? पहला एजम्पशन कि धरन की काट जो कि नमन से पूर्व समतल में है, तो वो नमन के पश्चात भी समतल में रहेगी। ये फर्स्ट एजम्पशन है उसका, ठीक है। दूसरा, धरन का पदार्थ पूर्णतया समरूप है, यानी होमोजीनियस है। तीसरा इसमें है कि उत्पन्न प्रतिबल, जो भी इसमें इफेक्ट थे इनके कारण उत्पन्न प्रतिबल ये इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत ही रहेंगे। यानी जो प्रतिबल है, उत्पन्न प्रतिबल के मान उनकी जो प्रत्यास्थ सीमा है उसके अंतर्गत ही ये रहेंगे। इसके बाद चौथा है
कि धरन को ये माना गया है कि धरन लेयर्स में बनी है। जब इसमें बेंडिंग होती है धरन में, जैसे ये मानते हैं कि धरन हमारी लेयर्स के रूप में बनी है, और जब इसमें बेंडिंग होती है तो एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लिप करती है इस तरीके से। तो इसमें ऊपर की लेयर नीचे की लेयर को कभी भी विरोध नहीं करती, ये इसकी मान्यताएं हैं। ठीक है। और लास्ट है इसमें कि तनाव में या संपीड़न में हमारा जो यंग मापांक है, जिसको कि हम ई कहते हैं, ये दोनों में समान रहता है। तो ये एजम्पशंस आपने पिछले सेमेस्टर में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ाए गए थे। तो उन्हीं पर आधारित जो हमारी ये एजम्पशंस हैं, उन पर आधारित आपको बताई गई थी एक बेंडिंग इक्वेशन। आपको बताई गई थी एक बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या थी? बेंडिंग इक्वेशन m/i is equal to f/y is equal to e/r। ये बेंडिंग इक्वेशन आपको बताई गई थी। अब इस बेंडिंग इक्वेशन में जो हमारा एक जेड, जिसको कि हम आकृति मापांक कहते हैं या सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, तो ये सेक्शन मॉडुलस कहलाता था I/y। तो ये हमारी जो है इक्वेशन, ये हमारे जो एजम्पशंस हैं उन्हीं पर, इन मान्यताओं पर आधारित है। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम इसमें उत्पन्न प्रतिबलों के मान, इसमें देखिए m क्या है? m है बेंडिंग मोमेंट। जब हमारी धरन पर चाहे यूडीएल लोड आए या पॉइंट लोड आए, तो उसके कारण धरन का नमन होता है, उसमें जो मोमेंट होता है उसको हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। आई धरन की काट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। इसी तरीके से एफ धरन की काट में उत्पन्न प्रतिबल, ये संपीड़न और तनाव दोनों में होते। ठीक है। तो ये कहलाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, ये कहलाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। इसके पश्चात वाई कहलाती है उदासीन अक्ष से धरन के बाहरी किनारे की दूरी, बाहरी किनारे की दूरी। ई कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मापांक। और आर कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी धरन का जो नमन हुआ है वो किस त्रिज्या में हुआ है, उस त्रिज्या को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें जो हमारा जो इक्वेशन है, इससे हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखें, इतने भाग को लें तो कहेंगे एफ इज इक्वल टू m/i इंटू वाई। ठीक है। अब इसमें देखिए जो हमारा z इज इक्वल टू है I/y, तो हम कह सकते हैं y/i इज इक्वल टू 1/z। कह सकते हैं y/i इज इक्वल टू 1/z। तो इस फॉर्म को हम इसमें लिख सकते हैं m/z। ठीक है। तो इसमें जो हमारा f वैल्यू है ये बेंडिंग स्ट्रेस की है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि हम इस इक्वेशन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम लेकर के चलते हैं। तो अब धरन की सुरक्षा के लिए इस एफ मैक्सिमम की वैल्यू, जो इसके परमिसिबल स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस जिसको कि हम कहते हैं FAT, क्या कहते हैं? FAT। ये हमारा कहलाता है अनुज्ञेय तनाव प्रतिबल। इसी तरीके से FBT और FBC। FBT का मतलब हो गया बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन,
FBT का फुल फॉर्म हो गया बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, और FBC का मतलब हो गया बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन। तो इसमें जो F मैक्सिमम की वैल्यू है उसके आधार पर हमारे ये प्रतिबल है ये तनाव और संपीड़न में उत्पन्न होंगे, और इनकी वैल्यू नॉट ग्रेटर देन किसके, FBT और FBC, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है कि FBT की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, FBC की कितनी वैल्यू होगी। तो ये आपको अभी एजम्पशन में बताया गया था कि इसमें उत्पन्न प्रतिबल अपनी प्रत्याशित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा IS कोड है, कौन सा कोड इस्तेमाल होता है इसमें, IS 800-1984। इसके जो मानक हैं उसके आधार पर FBT इज इक्वल टू 0.66 F/, ये इसके लिए लिया गया है, ठीक है। और ये दोनों चाहे FBC हो और चाहे FBT हो, तो इसके लिए इसकी परमिसिबल वैल्यू है 0.66 गुना दी जाती है। अब इसमें यदि हम ये मान लें कि F/, इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसमें जो हमारी FBC या FBT इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.66 इंटू 250। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी आने वाले भारों के कारण धरन में उत्पन्न चाहे वो तनाव प्रतिबल हो अथवा संपीड़न प्रतिबल हो, उसका मान 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इसका अधिक हो जाता है तो ये नमन में असुरक्षित कहलाएगी, ठीक है। तो इसके बाद में आता है शेयर। अभी एक चीज बाकी है इसमें कि देखिए, अगर मान लीजिए धरन में पॉइंट लोड लग रहा है और धरन में UDL लोड लग रहा है, तो देखिए एक हम ये डायग्राम बना रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, जिसका प्रभावी पार्ट L है और इसके सेंटर पर W भार लगा है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होंगे, W/2 और W/2, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4। अब जो W की यूनिट अगर हम कहें इतना किलो न्यूटन है और लंबाई हमारी मीटर में है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी बीम जिस पर की स्मॉल W समवितरित भार लग रहा है, कितना, स्मॉल W किलो न्यूटन प्रति मीटर, किलो न्यूटन प्रति मीटर इसकी W की यूनिट है। तो इसमें ये वैल्यू हमारी हो गई L। तो यहां पर रिएक्शन ये कहलाएगा WL/2, और यहां पर भी रिएक्शन WL/2, और बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये WL²/8। तो इसमें यूनिट इसकी किलो न्यूटन इंटू मीटर। अगर ये कहा जाए कि इस पर भार W किलो न्यूटन प्रति मीटर है, तो इसमें टोटल लोड कितना है, इस पर टोटल लोड कितना है, तो हम कह सकते हैं W यूनिट पर मीटर है, तो L मीटर पे कितना है, W इंटू L। तो हम कह सकते हैं इस पर टोटल लोड WL, इसको हम कैपिटल W भी लिख सकते हैं। लेकिन कैपिटल W लिखने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये पॉइंट लोड है, ठीक है। तो हम इस WL² के स्थान पर कैपिटल W L/8 भी लिख सकते हैं।
यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट के लिए मेन फार्मूला हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, और बेंडिंग मोमेंट के बाद में जो खंड का हमने धरण के रूप में इस्तेमाल किया है उसका सेक्शन मॉडुलस यानी जेड की वैल्यू निकालेंगे, और एफ की वैल्यू निकालने के लिए एम अपॉन जेड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यानी कि धरण में जो भार लग रहे हैं इसके कारण धरण में कर्तन बल कार्य करते हैं, और कर्तन बल का विरोध करने के लिए धरण की काट में कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। अब देखिए इसमें कर्तन बल कितना हो गया, जो हमारी रिएक्शन होती है, जो मैक्सिमम रिएक्शन है उसको हम शियर फोर्स के रूप में काउंट करते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा शियर फोर्स, जिसको भी हम कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो धरण जिस पर की W लोड कार्य कर रहा है तो उसके लिए रिएक्शन W/2, तो ये W/2 बराबर V। V क्या है, ये शियर फोर्स है। शियर फोर्स इसकी यूनिट होगी तो W की यूनिट होगी यानी किलो न्यूटन। इसमें शियर फोर्स हो जाएगा WL/2। W की यूनिट किलो न्यूटन प्रति मीटर और लंबाई की यूनिट मीटर। तो इस तरीके से शियर फोर्स की यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन। तो इसके लिए जो है, अब इसमें ये देखें कि हमारा जो अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल है इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं। तो जो IS कोड है 800-1984, इसके लिए कहा गया है कि कर्तन बल की यानी परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.45 F/, 0.45 F/। तो इसमें F/, की वैल्यू जब हम 250 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 112.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल 112.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में निकालते हैं एवरेज शियर स्ट्रेस। तो देखिए चूंकि हम धरण के रूप में I खंड का इस्तेमाल करते हैं, तो I खंड के लिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये I खंड है, ये कहलाती है इसकी चौड़ाई फ्लैंज की D, और इसको कहते हैं कैपिटल D। इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज यानी TF, इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ बैक TW। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आप किस I खंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी जो हमारी प्रॉपर्टीज है डेप्थ, TW, TF, B, और इसके अलावा जो हमारी प्रॉपर्टी है जड़ता गुण से संबंधित, घूर्णन त्रिज्या से संबंधित, परिवहन त्रिज्या से संबंधित, आकृति मापांक, तो ये सब स्टील टेबल से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इसमें हम जो निकालते हैं इस भार के कारण इसमें एवरेज शियर स्ट्रेस, क्या निकालते हैं, एवरेज शियर स्ट्रेस। तो एवरेज शियर स्ट्रेस जिसको हम लिखते हैं टाउ AV, ये टाउ सिंबल है शियर स्ट्रेस का, कौन सा, एवरेज में। तो एवरेज शियर स्ट्रेस ये कहलाता है V/D × TW। देखिए कर्तन प्रतिबल, औसत कर्तन प्रतिबल कहते हैं कर्तन बल बटे क्षेत्रफल। तो इसमें जब हमारा जो लोड आ रहा है जिसमें हमने I खंड का इस्तेमाल किया है, तो इसमें ये माना जाता है कि कर्तन प्रतिबल के लिए हमारा जो वेब का एरिया है
ये एरिया इसकी गणना में लिया जाता है। फ्लैंज के एरिया को कर्तन प्रतिबल निकालने में सम्मिलित नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में ये हमारी डेप्थ हो गई और ये DW तो शियर फोर्स डिवाइडेड बाय वेब एरिया, तो ये एवरेज शियर स्ट्रेस आ जाता है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस के लिए IS कोड में, एवरेज शियर स्ट्रेस के लिए IS कोड में जो अनुज्ञेय वैल्यू दे रखी है, परमिसिबल वैल्यू, ये हमने अभी लिया था परमिसिबल वैल्यू 0.45 f/, तो इसमें एवरेज के लिए 0.4 f/, लिया गया है। अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल इसके लिए एवरेज शियर स्ट्रेस के, तो ये वैल्यू हमारी होगी 0.4 f/। तो अगर हम इसमें f/, की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन पर mm²। तो धरन की काट में उत्पन्न कर्तन प्रतिबल का मान इसकी जो अनुज्ञेय वैल्यू है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक वैल्यू होती है तो इसका मतलब है धरन कर्तन के प्रति सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो इफेक्ट है लोड आने के कर्तन में और बेंडिंग में, ये आप देखिए। अब इसके बाद में आता है डिफ्लेक्शन में। आपने पढ़े होंगे कि जो हमारी धरन है, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कैंटिलीवर बीम हो, इसके लिए डिफ्लेक्शन का फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो हम ये मान के चलते हैं कि यूडीएल लोड के केस में, यूडीएल लोड के केस में हम डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला पढ़ते हैं 5/384 इंटू WL⁴/EI। ये फार्मूला आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ाया गया। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया है कि बीम में जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों में कोई भी ले, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन जो है, ये इसकी जो लिमिट है, ये नॉट ग्रेटर देन L/325। ये ध्यान रखना, किस धरन में विक्षेप का मान इसके पार्ट बटे 325 से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिए धरन का पार्ट जो है 6 मीटर है, कितना है, 6.5 मीटर ले लीजिए, धरन का पार्ट L = 6.5 मीटर, तो इसमें देखिए 6.5 को mm में बना दे तो 6500, ये L की वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाई 325, तो इस तरीके से ये हो गया 20। तो हम कहेंगे इसमें जो डिफ्लेक्शन की जो परमिसिबल वैल्यू है वो 20 mm है। तो भार के कारण इसमें डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम किस प्रकार से विचार करेंगे कि हम पूरी कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि धरन डिफ्लेक्शन में फेल हो गई, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या करते हैं कि हमने इसमें समझनी है कि ये जो हमारी वैल्यू है डेल्टा की, इसको हम बराबर पुट कर दें L/325। ठीक है, इससे हम निकालना चाह रहे हैं धरन की लंबाई और गहराई में, ये होगी धरन की लंबाई और जो आई खंड हमने सिलेक्ट किया है उसकी डेप्थ, इसमें क्या रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने ये फार्मूला लिया और इसको लेकर के चल रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम जो फार्मूला है M/I = F/Y, ये फार्मूला है, इसमें M की वैल्यू पुट करें। तो अब यूडीएल के केस में M की वैल्यू होती है WL²/8, तो हमने यहाँ पे M की वैल्यू पुट कर दी WL²/8 और ये I = F और Y होता है dy2।
ठीक है, तो हम इससे W/I की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो क्या हो जाएगी, W/I 8F अपॉन D/2, ये 2 पर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा L²। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं ये 16F/L², ये वैल्यू आ जाएगी W/I की। ठीक है, तो इस W/I की वैल्यू यहां पर पुट कर दें। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 5/384 इंटू यहां पर हो गया W/I की जगह लिख दिया F16F/L², ये रखा W/I की जगह पे, और L की पावर 4/E इज इक्वल टू L/325। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि L कितने L कैंसिल हो रहे हैं, 2 और 1 3, और ये 3 कैंसिल, 1 L बचेगा। ठीक है, तो 1 L इसमें बचेगा, एक चीज छूट गई इसमें, ये D/2 यानी D छूट गया, तो यहां पर D और लिख देंगे। ठीक है, जब कैलकुलेशन चेक कर लीजिए तो ये हमारा हो गया 16L² D। ठीक है, तो इस तरीके से देखें हम इसमें एक L ये बचा और ये D बचा, हम D/L कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो D/L कैसे निकालेंगे, इस D को इधर कर देंगे, L को इधर कर देंगे, तो ये हमारा हो गया ऊपर 5 × 16 × F × 325। ठीक है, 55 × 16 × F × 325 डिवाइडेड बाई 384 × E, और ये D हम यहां पे ले आए D/L। ठीक है, तो अब इस तरीके से F की वैल्यू आपको पता है कि बेंडिंग में F की मैक्सिमम वैल्यू जो है 165, तो 165 अब पूरी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 × 16 × 165 × 325 बटे 384 गुणित 2 गुणित 10⁵5, ये यंग मापांक की वैल्यू, ये बराबर हो गया D/L। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.558। ठीक है, 0.558। ठीक है, तो इस तरीके, सॉरी, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.055। ये रेशियो है D/L का। इसको अगर भिन्न के रूप में लिखें तो हो जाएगा 1/17.9। ठीक है, तो अब इस पे विचार करें, अगर हम कहें कि ये हमारी जो है L मीटर में है, ठीक है, तो अब इसमें देखिए D = कितना हो जाएगा, 0.055, इसको हम मीटर को मिलीमीटर बना दें तो हम कह सकते हैं 55 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिखा, D = 0.055 × L। अब L की वैल्यू हम मिलीमीटर में रख देंगे तो ये D की वैल्यू मिलीमीटर में आ जाएगी, L की वैल्यू मीटर में रखेंगे तो मीटर में आएगी, तो हमारी डेप्थ मिलीमीटर में लेके चलते हैं, तो हमने L की जगह लिख दिया 1 मीटर, यानी 1000 mm। तो 1000 अगर mm रखते हैं तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 55 मिलीमीटर। तो इससे मतलब क्या निकला, इससे मतलब ये निकला कि हम धरन की गहराई कितनी लेंगे, 55 मिलीमीटर। कितने के लिए, 1 मीटर लंबाई के लिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में तुम्हारी धरन कहिए 8 मीटर लंबी धरन, तो इसका मतलब है तुमको ऐसा खंड चुनना है जिसकी गहराई, इन्होंने कहा 8 मीटर लंबी धरन है तो 1 मीटर के लिए 55 mm,
तो 8 मीटर के लिए कितनी होना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 × 40, 8 × 40 4 44। तो तुमको ऐसा खंड सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी की गहराई 440 से कम ना हो। अगर ये 440 से कम है तो हो सकता है लास्ट में जब आप इसकी जांच करें तो ये डिफ्लेक्शन में फेल हो जाए। तो ये इतना बड़ा डेरिवेशन आपको इसलिए समझाया गया है कि धरन की लंबाई और गहराई, इनमें जो हमने रेशियो लेके चल रहे हैं उसके आधार पर खड्ड का चयन करें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। तो हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको आगे समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी बैब क्रिपलिंग और बैब बकलिंग ये अगले टर्म पे आपको क्लियर करेंगे। तो ये स्टील बीम सेक्शन जो है इसमें 2 पार्ट। तो पहला पार्ट कहलाता है एनालिसिस का, यानी धरन का आपको जो खंड है उसकी डिटेल प्राप्त रहेंगी और आने वाले भार कौन कौन से उसके आधार पर आपको बेंडिंग में, शेयर में और डिफ्लेक्शन में इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। दूसरा पोर्शन कहलाता है डिजाइन का। तो डिजाइन में आपको आने वाले भार पता रहेंगे और धरन की लंबाई पता रहेगी, उसके आधार पर आपको खंड का चयन करना है। तो आज पहले एनालिसिस करते हैं। तो सुनिए, एक 6 मीटर लंबी शुद्धालंबित धरन, एक 6 मीटर लंबी शुद्धालंबित धरन, इसके लिए ISLB, इसके लिए ISLB 500, ठीक है, इसके लिए ISLB 550 इस खंड का चयन किया गया है। इसका वेट जो है 0.863 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये आपको स्टील टेबल में लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है वो किलोग्राम में लिखा हो तो आप उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस खंड का एक धरन के रूप में इस्तेमाल किया गया है जिसकी प्रभावी लंबाई 6 मीटर है। इसकी प्रभावी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल यानी F इज इक्वल टू 165 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, इस धरन पर कितना समवितरित भार सुरक्षा पूर्वक लगाया जा सकता है, या कह लीजिए धरन कितना सुरक्षित समवितरित भार वहन कर सकती है। तो आपको निकालनी है सुरक्षित समवितरित भार। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। धरन पर लगने वाले भार को अभी तक देखिए हम लोग 2 डायग्राम बनाते थे, उसमें हम ये लिख देते थे ये हमारा समवितरित भार है। ठीक है, जिसको कि हम W मानते थे। अब अगर इसी चित्र में इसको I एक धरन का सेक्शन मान लें और अब यहाँ पे सपोर्ट दें, तो इसमें देखिए धरन का अपना भी भार काम करेगा। ठीक है, तो जो फार्मूले से हम लोग निकालते हैं उसमें हमारा जो बाहर से हमने भार लगा रखा है प्लस इसका स्वयं का भार, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जब भी आपको सुरक्षित भार निकालना हो उसमें स्वयं का भार घटाना हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, W की वैल्यू ये कैलकुलेट कर दें। अब इसके अलावा क्या करना है कि इस भार के लिए जो भार आप कैलकुलेट करेंगे, इस भार के लिए धरन की अपरूपण प्रतिबल तथा विक्षेप का मान भी ज्ञात करें। तो आपको जो भार इसमें कैलकुलेशन से प्राप्त होगा तो आपको हमको निकालना क्या है, शियर स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं टाउ AB एवरेज शियर स्ट्रेस, और डिफ्लेक्शन ये वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो सिर्फ इतने सा क्वेश्चन है कि एक आई खंड ISLB 550 जिसका वेट ये है, इसको 6 मीटर लंबी शुद्धा लंबे धरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें बंकन प्रतिबल का मान, अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल का मान 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो ये कितना सुरक्षित भार वहन कर सकती है, ये पहला पार्ट हो गया। और इस भार के लिए धरण में उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल और विक्षेप के मान भी ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको जो इसमें खंड दे रखा है, इस खंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी की आपको कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा डी, धरण की गहराई जो कि कर्तन बल ज्ञात करने में जरूरत पड़ेगी, कर्तन प्रतिबल में। तो ये तो दे रखी है 550 mm। इसके अलावा TW ये दे रखी है, इस खंड के लिए देखेंगे तो 9.9 mm। ठीक है, इसके बाद खंड का जो हमारा ये डायग्राम है बीम का, ये इसकी एक्स अक्ष होगी। इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जिसको कि हम IXX कहेंगे। तो IXX की वैल्यू स्टील टेबल से नोट करेंगे, ये आ जाएगी 53,161, 53,161.6 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, और इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी सेक्शन मॉडुलस जिसको कि हम ZXX कहेंगे। ठीक है, तो ZXX की वैल्यू है 1933.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना डिटेल आपने स्टील टेबल से नोट कर लिया, लिख देंगे स्टील टेबल से। ये चीजें आपने नोट कर ली। ठीक, अब आपको एक फार्मूला पता है कि माना की धरण पर W भार कार्य कर रहा है, तो माना कि धरण पर कुल समवितरित भार W, अब इसकी यूनिट मान लिया न्यूटन प्रति मीटर लगा है। तो अब इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये हो जाएगा WL²/8। अब देखिए W की यूनिट हमने ली न्यूटन में प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, और L की यूनिट हो गई मीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर में। ठीक है, तो अगर हम इसी में लिख ले WL²/8 इंटू 1000, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू MN। ठीक है, अब आइए बेंडिंग इक्वेशन में। बेंडिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा M/I इज इक्वल टू F/Y, ये आपने पढ़ा। और इसके पहले आपको जस्ट बताया था M इज इक्वल टू F इंटू Z। ठीक है, M क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण। ये क्या है? बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अब इसमें F क्या है? बंकन प्रतिबल। मैक्सिमम वैल्यू 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर हम यही वैल्यू लेकर के इसको चलें तो हम कह सकते हैं इस खंड का प्रतिरोध, यानी कौन सा प्रतिरोध? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हमने यहां पे लिखा इज इक्वल टू 165, और Z की वैल्यू ये दे रखी है 193
1933.2। अब इसकी यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर की पावर 3। तो हमने इसमें 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यूनिट हो गई न्यूटन इंटू mm। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करें, इस फिगर को जब हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 318.98 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू एम। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 318.98 इंटू 10⁶। अब इसमें देखिए प्रतिरोध आघूर्ण, बंकन आघूर्ण, अब इन दोनों की यूनिट को ध्यान में रखती हो, ये न्यूटन इंटू mm में है, तो ये न्यूटन इंटू mm में कौन सा हुआ हिस्सा, इन दोनों को बराबर कर दो। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको रखें। तो इस तरीके से जब हम इसको रखेंगे तो W और L के स्थान पे लिख दिया 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, इंटू 1000। तो अब देखें इसमें W खाली अननोन राशि है, अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे जो W की वैल्यू है ये निकल आएगी, W इज इक्वल टू 70.88 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इसको किलो न्यूटन बनाएंगे तो ये चीज हमारी खत्म हो जाएगी, ये होगी 70.88 किलो न्यूटन। ठीक है, प्रति मीटर। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी निकला। अब इसमें ये W कौन सा निकला कि धरन पर कुल कितना भार वहन कर सकती है, वो ये हमको निकालना क्या है, सुरक्षित संवितरित भार। तो अब इस सुरक्षित संवितरित भार निकालने के लिए इस W में धरन का स्वयं का भार कम कर दें। ठीक है, धरन का स्वयं का भार कम कर दें। तो यही पे हम लिख दे रहे हैं सुरक्षित संवितरित भार बराबर W माइनस खंड का स्वयं का भार। ठीक है, तो देखो स्वयं का भार दे रखा है इतने किलो न्यूटन प्रति मीटर और ये भी लिखा है किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो हमने इसी को ले लिया 70.88 माइनस 0.863। इसको जब हल करेंगे ये आ जाएगा 70.017 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो इसको से करके लिख सकते हो 70 किलो न्यूटन प्रति मीटर। यानी धरन पर जो स्वयं का भार ये धरन है, इस पर ऊपर से ये भार लगाया गया है पूरी लंबाई में हुई। तो अब आपको जो ये भार हमने कैलकुलेट किया है कौन सा, ये इस भार के लिए अपरूपण वितरण और डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप कैलकुलेट करना। तो अब देखिए बाकी की जरूरत नहीं है, खाली हम इस W भार को ऊपर नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो W भार आया है W इक्वल टू 70.88 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये नहीं लेंगे क्योंकि इस भार में से हमने धरन का स्वयं का भार कम कर दिया है, इसलिए कैलकुलेशन में तो हम यही भार लेके चले। ठीक है, तो अब सबसे पहले निकालें औसत कर्तन प्रतिबल। औसत कर्तन प्रतिबल
जिसको कि हम टाउ ए बी कहते हैं, इज इक्वल टू V अपॉन T इंटू टी डब्ल्यू। V क्या है? शेयर फोर्स। V इज इक्वल टू कर्तन बल, जो कि होता है WL/2 के बराबर। W की वैल्यू 70.88, L 6 मीटर डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कर्तन बल निकालने के लिए, तो ये कर्तन बल की वैल्यू आ जाएगी 212.64 किलो न्यूटन। तो जब V की वैल्यू प्राप्त हो गई, उस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो एवरेज शियर स्ट्रेस V की जगह पे 212.64, ये किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में बना दिया, डिवाइडेड बाई डी कितना है? 550, और TW 9.9। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 39.05 mm, ठीक है। तो इस तरीके से 39.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब आपको लास्ट में निकालना है इसका डिफ्लेक्शन कितना है। तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, अब देखिए अगर हम एक चीज डिजाइन में कर रहे होते तो जो ये वैल्यू आई थी, तो हमारी कर्तन प्रतिबल की परमिसिबल वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम लिख देते इज लेस देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इस तरीके से हमारा खंड सुरक्षित हो जाता है। चूंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको ये सुरक्षित दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमने खाली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब आइए डिफ्लेक्शन में, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 5/384 WL⁴ अपॉन EI। तो इसमें I जो रखते हैं वो IXX लेते हैं, क्योंकि बीम है तो बीम में एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़ताघूर्ण रखते हैं। अब देखिए इसमें यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। 5/384 W क्या है? इतने किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो किलो न्यूटन को हम पहले न्यूटन बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 70.88 इंटू 1000। तो अब ये वैल्यू हो गई न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, इंटू L की पावर 4। तो L की पावर 4 यानी 6 की पावर 4, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की यूनिट से समझ लीजिए, W की यूनिट न्यूटन बटे मीटर, L की पावर 4 की यूनिट मीटर की पावर 4। तो 1 मीटर इससे कैंसिल हो गया, बचे कितने? मीटर क्यूब। अब हम इसको मिलीमीटर में अगर बनाना चाहे मीटर क्यूब को, तो क्या करेंगे? 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पूरा जो पोर्शन है ये न्यूटन और mm में कन्वर्ट हो गया, अपॉन E की वैल्यू है 2 × 10⁵। ये ऑलरेडी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसके बाद ये वैल्यू IXX, तो IXX की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर की पावर 4 में। तो इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटू 53,161.6 इंटू 10⁴। तो बस ये सारी यूनिट अगर आपने एक से लिख दी तो गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 10⁵ और 10⁵, तो टोटल हो गई 9, ये कैंसिल, ठीक है। अब इस पूरे को हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है 11.25 mm।
ठीक है। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन है कि अगर बीम पर 70.88 किलोन्यूटन का लोड आए तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 11.25। अब अगर जांच करनी होती तो हम इसकी परमिसिबल वैल्यू देखते कितनी है। तो परमिसिबल वैल्यू कितनी है, L/325। विक्षेप का अनुज्ञेय मान जो है L/325। तो अब देखिए L की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, यानी mm में 6000 बटे 325। ये डेल्टा की जो वैल्यू है ये परमिसिबल वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, परमिसिबल वैल्यू है। इसको सॉल्व करें तो 6000 डिवाइडेड बाई 325, ये वैल्यू आ रही 18.46। 18.46। तो हम इसको देख के कह सकते हैं इज लेस देन 18.6। ब्रैकेट में चाहो लिख लो L/325। तो इसका मतलब है ये विक्षेप में भी सुरक्षित है। तो इस तरीके से कोई भी धरण का क्वेश्चन हो उसका आपको एनालिसिस करना है कि कितना हमारा बेंडिंग स्ट्रेस होगा, कितना शियर स्ट्रेस होगा और डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन आपको सही तरीके से आने लगेगी तो इसके बाद आपको डिजाइनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।